तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल YTC यूपी बोर्ड के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो यहां पर लेकर आ गए हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने कहा देखो भाई, आप सभी बच्चे 20 बहुविकल्पी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने अच्छे ढंग से 40 से 50 मिनट में किया था। अब इसके आगे चलेंगे, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को देखेंगे। देखो भाई, विस्तृत उत्तरी प्रश्न, ठीक है, जरा ध्यान देना। सिद्ध कीजिए, एक क्वेश्चन लिख लो दोस्तों। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने वाला है इस पर, ठीक है। निश्चित रूप से एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे जरूर आता है, पहले चैप्टर से 100%। तो सभी बच्चे प्रश्नावली 1.1 एंड 1.2 एकदम से तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1.2 में ये सारी सवालें आपको मिलेंगी। सिद्ध करिए कि ये √2a का परिमेय संख्या है, सिद्ध करिए 2√2a का परिमेय संख्या है, सिद्ध करिए कि 1/√2a का परिमेय संख्या है। तो ये सारे क्वेश्चन पहले चैप्टर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब इसको करना कैसे पड़ता है जरा ध्यान देना। इसके कुछ फिक्स रूल हैं कि वही रूल सारे नियम में लगेंगे, ठीक है। देखो, मैं आपको सवाल पहचानना सिखा रहा हूं। जैसे आ जाएगा √2, √5, √6, ठीक है, √7, इस तरीके से। इसमें एक रूल, एक टाइप का रूल लगेगा। इसको हल करने का जो तरीका है थोड़ा लंबा है और लंबे तरीके से ही हल होता है, लेकिन अगर इसके बगल में इस तरीके से आ जाए 2√2, 5√2, इस तरीके से 2√6, अगर ऐसे आ जाए तो इसको हल करने का तरीका और थोड़ा अलग है। मतलब ये सवाल अलग तरीके से होती है, ये सवाल अलग तरीके से होती है। इसे लगाने का तरीका थोड़ा लंबा है और लंबे तरीके से ही हम लगाते हैं। इसका कोई अपना शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर शॉर्ट मारोगे तो शॉर्ट नंबर मिल जाएगा, याद रखना। ये कम ही स्टेप में आ जाता है। अगर बटे में है तो भी देखो, 1/√2 आ जाए, 1/3√2 आ जाए, ऐसे सवालों में भी यही वाला रूल लगता है। चलिए, तो ये ऊपर वाली जो सवाल देख रहे हैं, इसी टाइप ये हमारा यहाँ पे बना हुआ है। आइए आइए दोस्तों, जरा ध्यान देना। सिद्ध करिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और यहाँ पे उपपत्ति देखो, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान लेते हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही कि नहीं? 3√2 एक अपरिमेय संख्या, ये तो क्लियर है, लेकिन हम इसके विपरीत आ जाते हैं कि नहीं भाई, मान लेते हैं कि ये 3√2 एक परिमेय संख्या है। देखो यहाँ इसके विपरीत मान लो, ठीक है। उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं a और b ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर देखो दोस्तों, ये जो 3√2 बराबर a/b माने हैं, ये a/b क्या है? एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य गुणनखंड होता है। सह अभाज्य क्या है? जिसका HCF 1 हो, HCF, जिसका HCF क्या हो? 1, उसे सह अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, ठीक है। तो √2 बराबर ये 3 भाग में कर देंगे, 3 भाग में √2 बराबर a/3b, समीकरण 1। 3a और b पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। देखो, मैंने कहा 3 है, a है, b है, क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और यहां पर जरा ध्यान देना, यहां पर इससे बनी हुई, पूर्णांकों से बना हुआ एक परिमेय 3a/3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये परिमेय है, तो इसके बराबर भी ये परिमेय माना गया है पहले से, ये भी एक परिमेय संख्या होगा।
परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास का मतलब है कि ऊपर तो दिया था अपरिमेय, लेकिन मैंने क्या माना था? परिमेय। जैसे आदमी चोर रहे लेकिन हम मान रहे नहीं ये साव है, तो जब चोर है तो चोर ही रहेगा ना, साव कहां से होगा? तो वही चीज है कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए आइए दोस्तों, नेक्स्ट जरा ध्यान देना। अब यहाँ पे cos a बराबर √3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात करो। देखो बहुत ही आसान है, ये जो लगा हुआ है इसको भी देख सकते हो, है ना? जरा ध्यान देना। cos a बराबर √3/2। cos कितने अंश की वैल्यू √3/2 होती है? तो cos 30 अंश की वैल्यू। उसके बाद ये दोनों तरफ से cos हट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, cos 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ cos 30, दोनों तरफ का cos हटा दिया, a बराबर 30 आ गया। अब sin 2a की वैल्यू निकालना है, तो sin 2a के स्थान पे a की वैल्यू 30, 30 दूना 60 और sin 60 की वैल्यू √3/2 होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। आइए देखो, ये है द्विघात समीकरण। मूलों की प्रकृति। तो ये है हमारा द्विघात समीकरण। विवितिका d बराबर b² - 4ac। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू। b की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दो। 4a की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 5 रखोगे, ये -71 ऋणात्मक आ रहा है दोस्तों। ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है 0 से छोटी है, इसका मतलब ये है कि ये मूल काल्पनिक। ठीक है, क्या है? काल्पनिक। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac। b की वैल्यू रख दो 3 प्लस माइनस √ इसकी वैल्यू -71 यहाँ पे है, b² - 4ac की, और -71 इसे करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? एक मूल है जो कि काल्पनिक वैल्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा हुआ है, √71 ऐसे करें। ठीक है, चलिए अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी को दोस्तों x बराबर -3 प्लस √71i/8। ठीक है, तथा माइनस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये दो मूल यहाँ पे मिले, लेकिन ये काल्पनिक मूल है दोस्तों, याद। 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य इतना है, उनके भारों का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, तो 10 व्यक्ति हैं, जरा ध्यान देना। व्यक्तियों की कुल संख्या नंबर ऑफ ये है, व्यक्तियों का योगफल और उनका माध्य कितना है, ये है। 63 गुणा कर लो तो व्यक्तियों का योगफल बराबर इतना गुणे इतना, ये आ जाएगा। उनका योगफल ये निकालना था, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्या है? यदि व्यास 1 सेंटीमीटर लंबी वाली 8 सेंटीमीटर तांबे की छड़ को पिघलाकर एक समान मोटाई वाली 18 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के रूप में पुनः डाला जाता है, तो छड़ की मोटाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, पिघलाने के पहले छड़ का आयतन, पिघलाने के बाद छड़ का आयतन क्या होगा? पिघलाने के पहले छड़ का आयतन πr1² L1 बराबर πr2² L2। यहां से पाई कैंसिल, r1² इधर हो जाएगा L2/L1। ठीक है, अब देखो दोस्तों, r1/r2 बराबर d1/d2 लिख सकते हो, क्योंकि त्रिज्याओं में अनुपात बराबर इनके व्यासों में अनुपात कर दो, d2/2 से 2 कैंसिल, d1/d2 आ जाएगा। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, 2 से 2 अंदर अंदर कैंसिल हो गया, r1/r2 d1/d2 आ गया। ठीक है, अब देखो, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो d1 का 1 हो गया और d2 का 8,
है ना। उसके बाद जरा ध्यान देना, और L2 L1 की वैल्यू, एक की देखो 18 दिया है, और तांबे को पिघलाकर एक मोटाई वाले 18 सेंटीमीटर लंबी एक क्षण के पुनः डाली गई तो मोटाई ज्ञात करो। 18 और हाँ, यदि व्यास D1, यदि व्यास 1 सेंटीमीटर वाली 8 सेंटीमीटर लंबे, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेंटीमीटर लंबे, यानी इसका वैल्यू दिया था R1 की L1 की, R1 की वैल्यू 1 रखा और L1 की वैल्यू 8, फिर 18 सेंटीमीटर ही है L2, तो कह रहा है D2 बताओ। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा, और यहाँ पे D2 एक और वर्गमूल ले लेते हैं। ठीक है, इसको काट के वर्गमूल ले लेते हैं इसका, तो एक का वर्गमूल एक, D2 स्क्वायर का वर्गमूल D2, 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ गया D2 की वैल्यू 2/3, हल करेंगे इतना आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट, 7.6 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए, ये देखो खींचा, और इसे 3:4 के अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप बताइए। बहुत अच्छी सवाल है दोस्तों, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। देखो जितनी भी सवालें आपको बताएंगे जबरदस्त कंटेंट के साथ बताएंगे। माना ए बी एक रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर लंबा है, जिसे एक बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को 3:4 में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहां देखिए, तो दो भागों में माप लिखिए, तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना, इसे 3:4 के अनुपात दोनों भागों की माप लिखिए। जरा ध्यान देना, एक देखो ए बी 7.6 सेंटीमीटर लंबा है, जिसे एक बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को 3:4 के अनुपात विभाजित करता है। बहुत बढ़िया, अब AO बराबर निकालना, ये AO का भाग, ये पूरा, ये इसमें क्या कर रहा है, दोनों भागों की माप ज्ञात करो। ठीक है, पहले एक भाग का निकालो, एक भाग, तो जरा ध्यान देना, ये पूरा यहां से यहां तक 7.6 है, ये निकालना है तो 3/7 से भाग दे दो। देखो 3 और 4 7, और ऊपर 3/7 ये हो जाएगा, तथा BO का निकालोगे तो पूरे में 7.6 में 4/7 से भाग दोगे, इतना आ जाएगा। बहुत बढ़िया यार, लेवल का सवाल है दोस्तों, लेवल की सवालें हैं। ऐसी सवालें किताब में बहुत कम देखने को मिलती हैं। किन्हीं 5 खंडों को करिए, ये विशेष ध्यान दिया करो बच्चों, हल करते समय 70% से ज्यादा बच्चे यही नहीं देखते कि कितने लोगों को हल करना, क्योंकि उन्हें आ ही नहीं रहा है एक, तो क्या करते हैं, सब कर देते हैं हल। तो 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई का अंक तिगुना है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, तो समीकरण 1 प्रश्नानुसार, ये दहाई का है, ये इकाई का है, दहाई का अंक इकाई के अंक से क्या है, तिगुना, 3 का गुणा, x बराबर 3y। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते। भैया देखो सीधी सी बात है, संख्या क्या होती है हमारी, अगर दहाई को y माने हो, इकाई को x, तो दहाई में 10 का गुणा करेंगे तो एक संख्या मिल जाएगी। ये संख्या मिल गई है हमारी। अब इसमें कह रहा है कि पलट जाती है यदि 54 घटा दे, मतलब इसमें अगर 54 घटा दे तो ये संख्या पलट जाएगी, दहाई का अंक इकाई पे चला जाएगा और इकाई का अंक दहाई पे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो भाई यही चीज लिखा है ना यहाँ पे, यही चीज लिखा है ना इधर। चलिए
अब इसमें हल करेंगे दोस्तों, 10x ये प्लस है, इस तरफ आएगा माइनस में, प्लस y उस तरफ 54 चला जाएगा, से हल करोगे इतना आ जाएगा। 9 कॉमन लेंगे तो 9 छंग 54 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, समीकरण 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 3y समीकरण 2 में रख देंगे, x बराबर 3y समीकरण 2 में रख दो, तो यहाँ पे रखोगे 3y में y घटाओ 2y बराबर 6, तो y बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। देखो 3y 2y y बराबर 3, और y का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखोगे यहाँ पे y का मान 3, 3 त्रिक का 9, x बराबर 9 आ गया। प्राप्त दो अंकों की संख्या, तब 10x प्लस y में रखो, तो x की वैल्यू रख दो 9, y की वैल्यू 3, हल करेंगे 93 आ जाएगी संख्या दोस्तों। आइए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है ये शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो p तथा दूसरा, p का मान ज्ञात करो, शून्यक का मान ज्ञात करो, दूसरे शून्यक। ठीक है, बहुत आसान सा है भाई ये, बहुत आसान क्वेश्चन, जरा ध्यान देना। द्विघात समीकरण के रूप में ये है, -3 बहुपद का एक शून्यक है, तो यह बहुपद को संतुष्ट करेगा। क्या करेगा दोस्तों? संतुष्ट करेगा। ठीक है, चूंकि एक शून्यक तो प्राप्त है पहले से, तो इसमें रख दो, जब रखेंगे x के स्थान पे और हल करेंगे दोस्तों, तो p की वैल्यू तो यहाँ पे आ गई। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, c यानी 1, 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक p माइनस 1, और p की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा शून्यक यानी बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई। एक शून्यक अपने पास था ही, एक शून्यक क्या था? -3, तो कह रहा है दूसरा शून्यक ज्ञात करो बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू निकालना है। अल्फा का मान -3, बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 है, ये पहले से, तो ये 3 -3 भाग में चला जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा -1, तो दूसरा शून्यक आ गया -1। आइए नेक्स्ट, x और y में संबंध बताइए। यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। यानी ये जो है, यदि बिंदु x, y बिंदु इतने और इतने समदूरस्थ है, ये जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से समान दूरी पर है, तो इनके दोनों की दूरियां बराबर होंगी, यानी AC बराबर CB। ठीक है, AC बराबर CB या BC, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AC बराबर CB, जरा ध्यान देना। देखो भाई, AC बराबर CB यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। अब क्या करोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे रख लिए। ठीक है, x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू ये है, x1 x2 वैल्यू रखा। हाँ ठीक है, सब की वैल्यू रख दिया यहाँ पे। वर्क करने पर, जब वर्क करेंगे कड़ी हटेगी। ठीक है, ये सूत्र रखे, देखो यहाँ पे वर्क किया है, जरा ध्यान देंगे, फास्ट लेते हैं थोड़ा। दोनों पक्षों को वर्क कर दो, वर्क करोगे कड़ी हटेगी, ये आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाओगे, ये आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ये आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ये आ जाएगा। यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, ये आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद देखो अब क्या करोगे, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब x को एक तरफ लेते हैं, यहाँ पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, गिन, है ना, जरा ध्यान देना। x को एक तरफ ले लेते हैं, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ, ये सब बाईं ओर, ये 16 और 36 उधर ले जाएंगे, तो 6x 12x 8y, 12 में से 8 गई 4y, इसमें 3 4 कॉमन ले लीजिए, और या 4 से भाग दो, 4 3 12, 4 1 के 4, 4 5 20, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको बाईं ओर बनाएंगे, यही रिलेशन है हमारा, बहुत बढ़िया।
सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये है त्रिभुज के क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध करना है, जरा ध्यान देना। सिद्ध कीजिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एडी लंब है बीसी पर, ठीक है, एडी लंब है बीसी पर। तो यहां पर देखो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और यहां से सी डी स्क्वायर बाईं और ए डी स्क्वायर दाईं और, समीकरण 1। इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ये ए बी डी में ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये बी डी इस तरफ ले आएंगे, समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से कंपैरिजन कराओ, समीकरण 1 और 2 से। ये भी ए डी स्क्वायर है, ये भी, दाहिना दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमारा। अब इसको ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर इस तरफ, सी डी स्क्वायर उस तरफ, यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। आइए, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये 10 मीटर ऊंचे भवन है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब यहां से कोई आदमी देख रहा है तो 30 अंश यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। भवन के शिखर पर एक ध्वज खड़ा हुआ है, ये ध्वज, झंडा, ध्वज खड़ा हुआ है। ध्वज के शिखर बिंदु P से उन्नयन कोण, यहां से P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई, ध्वज की लंबाई x मान लो, और बिंदु P पर से दूरी है ना, मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, आ जाओ हम लोग हल करें, एक एक क्वेश्चन लेंगे, जरा ध्यान देना। त्रिभुज PAB में, PAB ये वाला लेते हैं पहले। tan 30, ये तो 30 ही था ना, ये 10 था, तो tan, और नीचे वाला AP है, AP, tan 30 बराबर AB बटे AP, AB की वैल्यू 10 है, और AP आधार हो गया, तिर्यक गुणा करेंगे तो AP की वैल्यू 10√3, ये वाली आ गई ना। अब आगे देखो, अब देखो AP आ गई। अब आगे VDX है, तो था AD 10 प्लस x, मतलब ये देखो जरा, ये पूरा अब झंडा लेंगे ना, यहां से यहां तक x प्लस 10, पूरा हाइट, पूरा हाइट x प्लस 10, ये अब पूरा कोण 45 डिग्री, और ये कितना मिला था, 10√3, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे tan लगाओ, tan 45, tan 45 बराबर लंब 10 प्लस x प्लस 10 बटे 10 कर्ण के अंदर 3, फिर ये गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, x प्लस 10 बटे 10 कर्ण के अंदर 3, फिर ये गुणा करो, 10 कर्ण के अंदर 3 बराबर x प्लस, है ना, x प्लस 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 10 कर्ण के अंदर 3, 10 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 आ जाएगा, ये आ गया भाई, ठीक। अब आ जाओ आगे, ये हल किया ना, कितना आया था, इतना ही आया था, 10 कॉमन ले लिया ये, और √3 का मान करेंगे इतना आ जाएगा। फिर देखो, बहुलक, बहुलक निकालना है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो बहुलक में करना क्या है, फिर जो बड़ा मान है ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, ये F का काम करेगा, ठीक है। और इससे पहले वाला ये F1 हो जाएगा, इससे बाद वाला ये F2 हो जाएगा। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती बहुलक वर्ग हो गया, तो ये पॉइंट बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये F हो गया, ये F1, ये F2, L1, L2, मान रख दो, L1 प्लस F माइनस F1, F माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2,
और यहाँ पे देखो सभी मानों को रख दो इसमें और हल करेंगे, आ जाएगा। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं, एकदम जटुआ प्रश्न है। बहुलक और बहुलक हो गया, समांतर माध्य माध्यिका, ये सब छोटे मोटे प्रश्न है। एक शंकु का छिन्नक 45 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि इसके सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, जरा ध्यान देना। देखो दोस्तों, बाल्टी एक शंक्वाकार छिन्नक के आकार की है। इस छिन्नक को दो लंबवृत्तीय शंकुओं ओएबी और ओसीडी के उच्च स्तर के रूप में देखा जा सकता है। शंकु ओएबी की ऊंचाई h मीटर, तिर्यक ऊंचाई L1, शंकु ओसीडी की ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई L2 मीटर है। ओपी बराबर h, ओए बराबर ओबी बराबर L1। ठीक है, शंकु ओएबी की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, ओक्यू बराबर h, ओसी ओडी बराबर L2, ओसीडी की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये दिया है इसमें ना, ये देखो ये दिया, ऊपर नीचे का अलग अलग है। और h बराबर क्या हो जाएगा, 45 प्लस h, ये 45 प्लस h हो जाएगा। अब आगे देखो, यहाँ पे ओपीडी और ओक्यू में ये दोनों कोण 90 डिग्री हैं। यहाँ देखो, ये दोनों कोण यहाँ पे कई कई डिग्री हैं, 90 डिग्री, जो कि उभयनिष्ठ हैं। ठीक है, और ये दोनों समरूप त्रिभुज में आते हैं, तो ये वाला रूल लगाएंगे। इन वैल्यूओं को रखेंगे तो इनके मान 4/1 आ जाएगा। तिर्यक गुणा करोगे तो h बराबर 4h, ये 4h समीकरण 2 में रख दो। एक में रखने पर, एक में रखोगे तो h की वैल्यू इतनी आ जाएगी। h बराबर 45 प्लस s, स्मॉल h का मान रख दो 60 मीटर आ जाएगा। बाल्टी की धारिता आयतन बराबर इतना, इसमें से घटा दो, ये भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब उसका धारिता निकालना होता है तो घटाएंगे। और ये सूत्र लगाओगे, आर की वैल्यू रखेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल एच स्मॉल एच की वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, ये आ जाएगा 45,510। ठीक है, फिर देखो तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई ओ ए बी तथा शंकु ओसीडी की तिर्यक ऊंचाई L1 तथा L2 दिखाया गया है। L2 की वैल्यू ये है, और इसे हल करेंगे इतना आएगा। L1 की वैल्यू ये है, हल करेंगे इतना आ जाएगा। छिन्नक का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना सूत्र है दोस्तों, और इसमें R1 L1 R2 L2 का मान ऊपर दिया गया था, इसमें रखेंगे, हल करेंगे, ये आएगा। छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र ये है, इसमें वक्र पृष्ठ तो ये आ गया था, पाई R1 की वैल्यू R2 की वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब अथवा में चाहे ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला करो, तो नीचे वाला भी यहाँ पे हल हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अच्छे से। चलो इसमें देखो, बिंदुओं ए तथा बी को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित, बिंदुओं को निर्देशांक, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। 4 बराबर भाग कर दो, सबका रेशियो 1:1 कर दो इसका। ठीक है, यानी P का निकालना है, Q का निकालना है। अगर यहां से लेकर यहां तक 4 हैं, अगर P का निकालना है तो ये 2 भाग हो जाएंगे, ये 1 भाग हो जाएगा। यहाँ देखो, बिंदु PQ रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। चूंकि बिंदु PAQ का मध्य बिंदु है, AQ का मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पे देखो x1 और ये x2 बटे 2, इधर y1 की वैल्यू निकालना है तो 2 प्लस y2 बटे 2, तिर्यक गुणा करके x1 की वैल्यू निकाल लो, तिर्यक गुणा कर दो, और इधर भी तिर्यक गुणा कर दो, समी कर दो। इसी प्रकार बिंदु QBP का मध्य बिंदु है, QBP का मध्य बिंदु है x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी। और हाँ, ये हो गया। और तिर्यक गुणा करके 2x2 बराबर इतना, और यहाँ से इसको इस तरफ पक्षांतर, ये इस तरफ करो, इसको इस तरफ करो, ये समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 और 3 को हल करो, 1 और 3 को हल करो भाई। ठीक है, 1 और 3 को हल करो,
हल करने पर ये मिलेगा x2 की वैल्यू, है ना। इसको देखो दोस्तों, हल करने की कई तरीके हैं, एक नहीं कई तरीके हैं। हालांकि ये बड़ी विधि लगा रहा है ना। आइए, x2 बराबर ये आ जाएगा हल करोगे तो। फिर ये x2 का समीकरण 1 में x1 बराबर इतना x2 का मान रख दो, हल करेंगे ये आ जाएगा। फिर y2 की y1 की वैल्यू जो आई है उसमें रखो, y1 प्लस 8 तिरपट गुणा कर दो, ये आ जाएगा, है ना। और इसे एक तरफ कर लेंगे y1 और y2 को, ये आ जाएगा। समीकरण 2 और 4 को हल कीजिए, 4 को हल करोगे तो ये मिल जाएगा 6। समीकरण 2 में y1 का y2 का मान रख दो यहाँ पे, तो ये 4 मिल जाएगा। वे निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना आ जाएंगे। देखो दोस्तों, इसे हल करने के और भी तरीके हैं जो कि सरल है। ये समीकरण विधि से हल किया है। जैसे होता क्या है, जैसे जरा ध्यान देना, ए बी पी क्यू, हम लोग इसे जर्नली कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पे तो पता नहीं कौन हल किया है ये पहले से, है ना। बहरहाल जो भी हल किया है वो सही हल किया, लेकिन हम दूसरे रास्ते से चलते हैं जो थोड़ा बच्चों को इजी लगे, है ना। देखो, जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, 4 बराबर भाग मिल गए, तो इसे इस भाग का पॉइंट निकालना है, तो ये 1:2 हो जाएगा। और इसका इसका निर्देशांक तो दिया ही है, तो हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 लगा देते हैं ये, और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र लगाएंगे। तो अगर आप इसको निकालना है तो ये m1 मानना है, ये m2, और यहाँ पर जो वैल्यू दिए गए हैं इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान के यहाँ पे निकाल सकते हैं। फिर q का निकालना है तो m1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और इस तरफ वाला 1 हो जाएगा। फिर इसमें रखोगे x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, इसमें रखोगे तो आ जाएगा। ये सरल विधि होता है दोस्तों। ऐसे देखो, ये दो हैं, इसमें चाहे ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो, अच्छी सवाल है, निम्नलिखित समीकरण में x तथा y का मान ज्ञात करो। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। इसमें इस सवालों में मानना पड़ता है, ये x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसे मानेंगे हम लोग, लेकिन y में मानेंगे। देखो यहाँ पे माना हुआ है ना, 1/x माइनस वाई 1/x प्लस वाई, इसे कैपिटल x इसे कैपिटल y। 1 करके मानोगे 30 के बगल में कैपिटल x, 1 में करके मानोगे 44 के बगल में कैपिटल y, तो 30x 44y बराबर 10। समीकरण एक, ऐसे इसको भी सेम वही चीज है, माना है, तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करो। समीकरण 3 में 4 का तथा समीकरण 4 में 3 का गुणा करोगे तो ये नया समीकरण मिलेगा। इसमें 4 का इसमें 3 का करोगे तो नया समीकरण, जो कि घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसको घटाओगे 11y बराबर 40 में से 39 घटाओ 1, y की वैल्यू 1/11। अब y की वैल्यू जब 1/11 आ गया तो y का मान यहाँ पे रख दो, ठीक है। y का मान यहाँ पे रख दो तो क्या मिल जाएगा, 1/, y का मान यहाँ रख दो, यहाँ तो x का मान मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, जब ये x का मान मिल गया तो x y दोनों का मान, y का मान रखो तो ये समीकरण 5। अब समीकरण 3 में x का मान, जो y का मान मिला था ये इसमें रख दो, तो ये किसका मान आ गया, x का। x का मान 1/5। अब ये जो माने थे उसमें x का मान 1/5 रखो, तिरपट गुणा करो, ये आ गया। अब इन दोनों को हल करो, ये 5 और 6 को, 5 और 6 को ये कैंसिल, x में 2x 11 5 16 बराबर x बराबर 8 आ गया। x बराबर 8 आ गया और x का मान रख दो उसी समीकरण में, तो y की वैल्यू आ जाएगी। अथवा में देखो ये करके दिया है, तो अथवा के ऊपर वाला करो या फिर अथवा के नीचे वाला करो। दोस्तों, ये हमारे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा आपको। अगले चैप्टर, अगले वीडियो में मैं जबरदस्त कंटेंट के साथ एक नया वीडियो लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।